ओके, लास्ट लेक्चर जो है कपल ऑफ बल्कि पिछले वीक से हम जो टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन स्टडी कर रहे हैं जो, तो उसी के जो है कंटिन्यूएशन जो है आज प्रॉब्ली उसका आखिरी टॉपिक है जो। तो रेलेवेंट सेक्शन आपकी बुक के सेक्शन 11.4 और सेक्शन 11.6 हैं। अच्छा, तो हमने कहा था कि अगर आपके पास एक टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन है, जिसका मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन जो कि ये पोर्शन है आपके पास जो हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z नॉट जो है, और उसके इनपुट पे आपने एक सोर्स लगाया जो या जनरेटर है जो कि ये पोर्शन है जो कि वोल्टेज सोर्स विद द सीरीज इम्पीडेंस ZG है या किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का कोई थेवेनिन इक्विवेलेंट हो सकता है। और एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन जो है आपने एक लोड कनेक्ट किया जो, तो ये हमारी टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन थी। फिर हमने कहा था कि वोल्टेज और करंट एनीवेयर ऑन ट्रांसमिशन लाइन जो है हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि इट्स अ सम ऑफ फॉरवर्ड एंड अ बैकवर्ड वोल्टेज वेव और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वोल्टेज वेव और सिमिलरली इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड करंट वेव। अच्छा, नेक्स्ट जो है, अगर आज हम जो है देखना चाह रहे हैं कि टाइम एवरेज पावर जो है, जैसे अगर एक आपके पास फॉरवर्ड वेव है जो है और एक बैकवर्ड वोल्टेज वेव है, जैसे V प्लस और V माइनस जो है, ये पूरी चीज जैसे हम इसको V प्लस कह देते हैं और ये जो पूरी चीज है इसको V माइनस कह देते हैं। तो इसका मतलब जो होगा कि फिर आपके पास कि फॉरवर्ड वेव के साथ भी कोई एवरेज पावर एसोसिएटेड होगी और बैकवर्ड वेव के साथ भी कोई एवरेज पावर एसोसिएटेड होगी। तो फिर एक क्वेश्चन किया जा सकता है कि कितनी पावर जो है ट्रांसमिट होगी या अब्जॉर्ब होगी लोड तक और कितनी पावर जो है बैकवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो है, तो आपने नेटवर्क एनालिसिस में ये एवरेज पावर का फार्मूला देखा था फॉर एसी पावर के हाफ रियल VI कॉन्जुगेट जो है, ठीक है, ये एवरेज पावर का जो है फार्मूला है। इसमें जो है लेट्स से एनीवेयर ऑन ट्रांसमिशन लाइन जो है, लेट्स से एक हम लेंथ L लेते हैं जो है ट्रांसमिशन लाइन पे कोई भी किसी भी जगह पे जो है, उस पे लेट्स से हम कहते हैं कि वोल्टेज VF माइनस L है और करंट IF माइनस L है जो। तो हम इस फार्मूला में फिर वोल्टेज और करंट में VF माइनस L और IF माइनस L कॉन्जुगेट बन जाएगा। और इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो है, ये जो वोल्टेज और करंट हमें पता है यहाँ पे जो है ना, इसमें माइनस L सब्स्टिट्यूट करके इसमें इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें जो, तो आफ्टर सम मैनिपुलेशन जो है हमारे पास जो है ये फाइनल रिजल्ट आता है जो कि हाफ V नॉट प्लस मैग्नीट्यूड स्क्वायर V नॉट प्लस जो है फॉरवर्ड वोल्टेज वेव जो है उसका मैग्नीट्यूड था और डिवाइडेड बाय Z नॉट इनटू 1 माइनस गैमा L मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसको अगर हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास दो टर्म आती हैं। ये जो टर्म है जो फर्स्ट टर्म है जो है यहाँ पे जो हाफ V नॉट मैग्नीट्यूड स्क्वायर बाई Z नॉट जो है, ये आपके पास जो है ये एवरेज पावर है जो है जो कि फॉरवर्ड वेव है जो है। ये लेट्स से अगर मैं इसको कह दूं PI कह देते हैं लेट्स से, ठीक है, एवरेज पावर है जो इंसिडेंट वेव जो है उसके साथ एसोसिएटेड है। और ये जो पावर है जो ये टर्म जो है जो गैमा, वही चीज है जो PI के साथ, लेकिन उसके साथ गैमा L मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड है जो है, इसको ऐसे वोल्टेज को भी खत्म कर देते हैं। तो ये आपके पास जो पावर है हम कह रहे हैं कि ये टर्म तो आप अगर रिकॉग्नाइज करें तो ये PI ही है जो है। तो PI या इंसिडेंट पावर उसके, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो गैमा L मैग्नीट्यूड स्क्वायर जो है। गैमा L अगर आपको याद हो यहाँ डिफाइंड है जो है, लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट था। उसका मतलब है कि अगर आपको गैमा L पता है जो है, तो आप उसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर लें और उससे मल्टीप्लाई कर दें इंसिडेंट पावर से जो है, तो आपके पास जो है बैकवर्ड या रिफ्लेक्टेड पावर आ जाएगी। और इंसिडेंट पावर ये है जो है, तो टोटल पावर इसका मतलब है कि जो लोड अब्जॉर्ब करेगा या ट्रांसमिटेड पावर कहते हैं जो है, तो टोटल पावर अब्जॉर्ब बाई लोड जो है इंसिडेंट पावर माइनस जो है जो रिफ्लेक्टेड पावर है, तो उससे फिर जो है ये जो पावर है जो है, ये जो P एवरेज हम निकाल रहे हैं जो है, ये वो पावर है जो कि लोड अब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये फार्मूला जो है अगर आप इसको गौर करें तो ये तकरीबन सिमिलर फार्मूला है जो हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। उसमें भी हमारे पास जो है जब पॉइंटिंग वेक्टर हमने निकाला था जो है, तो वहां पे भी जो है 1 माइनस गैमा L
मैग्नीट्यूड स्केयर जो है इसकी इसी तरह की टर्म आई थी आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं जो है, जो कि इम्पीडेंस मैचिंग का टॉपिक है जो। अच्छा, उसकी जरूरत क्या है जो है, पहले उसको कंसिडर कर लेते हैं जो कि हमारे पास जो है लेट्स से कोई लोड एल जी एल जो है, इन जनरल कोई कम्प्लेक्स लोड हो सकता है लेट्स से, या कोई रियल लोड भी हो सकता है, और उसके साथ हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन एक लगा दिया है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जी नॉट। अच्छा, अगर आपके पास अब जी एल इज नॉट इक्वल टू जी नॉट, जो कि इन जनरल हो सकता है जो, तो फिर आपके पास एक लोड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है गैमा एल आई का जो है एक रिफ्लेक्शन आएगी जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस फार्मूला से जी एल माइनस सी नॉट और जी एल प्लस सी नॉट, जो डिग्री ऑफ मिसमैच बता रहे हैं जो है लोड और जी नॉट के बीच में। अच्छा, इन जनरल जो है जब आपके पास गैमा एल जो है नॉन जीरो है जो है, फिर आपके पास पावर जो आपके पास ट्रांसमिट हो रही है जो है वो पूरी पावर ट्रांसमिट नहीं होगी जो है। इसलिए अगर स्लाइड पे देखें तो ये जो पोर्शन है अगर गैमा एल नॉन जीरो है जो है, तो कुछ पोर्शन जो है पावर का बैकवर्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा जो सारी पावर ऑब्जॉर्व नहीं होगी, तो उससे एफिशिएंसी जो है वो आपके पास ओवरऑल जो एफिशिएंसी है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है वो अफेक्ट हो रही है जो। तो हम बेसिकली आइडियली हम क्या चाह रहे हैं कि गैमा एल जीरो होता है जो है, तो गैमा एल जीरो कैसे हो सकता है जो है, अगर आपके पास लेट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस मैंने बताया था जी नॉट जो है स्टैंडर्ड है वो 50 ओम होती है टिपिकली, तो फिर क्या तरीका हो सकता है कि अगर आपके पास हम चाहते हैं अगर गैमा एल जो है जीरो करना है तो फिर क्या करना चाहिए हमें? सर ZL इक्वल टू Z नॉट। हाँ, ये जो है ये तो आइडियल कंडीशन थी जेड एल इज इक्वल टू जेड नॉट जो है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है ना जो है। आपको एक लोड एल एक एंटीना आपके पास फैब्रिकेट होके आया है या फिर आपके पास एम्पलीफायर है जो है, तो आप एंटीना को कहेंगे जरा अपनी इम्पीडेंस जरा जी नॉट तो करना जो है ना, ये यानी प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं है जो है। लोड फिक्स होता है आपका और जी नॉट भी फिक्स है जो है, लेकिन एट द सेम टाइम हम इम्पीडेंस मैचिंग भी चाह रहे हैं जो है। तो इसका फिर जो है उसके लिए फिर जो है हम फिर इम्पीडेंस मैचिंग जो है की टेक्निक यूज करते हैं जो कि लोड फिक्स है और जी नॉट फिक्स है, तो हम कोई किसी तरह जो है सम और अदर जो है हम गैमा एल जो है जीरो कर दें जो है। जब गैमा एल जीरो होगा जो है तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी और फुली जो है आपके पास जो है फुल पावर ट्रांसमिट होगी फ्रॉम सोर्स टू लोड जो है, तो उससे एफिशिएंसी जो है यानी बेहतर होगी सिस्टम की, और जो अगर जो बैकवर्ड वेव है वो इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकती है, तो इंटरफेरेंस जो है वो भी अवॉइड होगी। अच्छा, उसके लिए जो है हम इस कोर्स में हम दो टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। एक है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जो है ये हम आज स्टडी कर रहे हैं, और दूसरी है सिंगल स्टब मैचिंग जो है जो हम लेटर ऑन कोर्स में फिर स्टडी करेंगे। क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की टेक्निक रियल लोड के लिए होती है, और सिंगल स्टब मैचिंग की टेक्निक जो है वो कम्प्लेक्स लोड पे भी एप्लीकेबल है। तो जैसे अगर जी एल 100 ओम है और जी नॉट 50 ओम है जो है, तो उसको हम क्वार्टर वेव से टेक्निक से जो है हम कर सकते हैं, लेकिन अगर जी एल कम्प्लेक्स है जैसे 100 प्लस J50 है जो है, तो फिर ऑब्वियसली क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की टेक्निक नहीं यूज कर सकते, फिर हमें सिंगल स्टब मैचिंग यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, तो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जो है की टेक्निक है क्या क्या, उस पर हम गौर करते हैं जो है। तो हमारे पास एक लोड है जी एल जो है वो हमारे पास रियल लोड है जो है, ठीक है, हमने कहा है कि क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की टेक्निक जो है रियल लोड पे जो है अप्लीकेबल होगी जो, और ये हमारे पास जी नॉट है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ट्रांसमिशन लाइन की जो है, ये दोनों चीजें फिक्स हैं जो। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं जो है बिटवीन द लोड एंड ट्रांसमिशन लाइन हम एक और लाइन इंसर्ट कर रहे हैं जो है हैविंग लेंथ दिस एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 जो है, इसीलिए इसका नाम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है। उसकी लेंथ फिक्स है जो है लैम्डा बाई 4 है जो है, लेकिन उसकी इम्पीडेंस जो है जी नॉट टी जो है वो अभी लेट्स से कंसिडर के अननोन है जो है, ठीक है। हम जी नॉट टी जो है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस जो है ऐसी रखना चाहते हैं सच दैट कि आपके पास जो है जहाँ पे जो इन गैमा इन है जो है या इनपुट वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकल हमारा गोल है जो है। अच्छा, तो इसको देखने के लिए जो है सबसे पहले हम करंट कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं जो है ये जी इन है क्या जो है। तो जी इन जो है लेट्स से हम यहाँ से देखते हुए जो है अगर जी इन फाइंड करें जो, तो ये जनरल फार्मूला था इनपुट इम्पीडेंस का फॉर कैलकुलेटिंग इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ टर्मिनेटेड ट्रांसमिशन लाइन। तो इस केस में जी नॉट टी जो है वो जो है आपके पास जो है वो जी नॉट का रोल
यहाँ कर रहा है जो है, और ZL जो है वो आपके पास ये चीज आपके पास रियल लोड है जो है। तो ये जनरल फार्मूला आपके पास जो है। इसमें अगर हम लेंथ हमारे पास λ/4 है जो है, ठीक है, जो हम क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं जो, तो उसमें अगर आप बीटा एल अगर कैलकुलेट करें तो बीटा 2π/λ और एल जो है आपके पास जो है λ/4 है जो, तो ये आपके पास π/2 बनेगा। तो tan π/2 इन्फिनिटी होता है। तो इसमें अगर इसका मतलब ये है कि अगर tan बीटा एल से हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें जो है, ठीक है, तो ये टर्म जो है, ये दोनों टर्म फिर जीरो हो जाएंगे, और आपके पास जो है ये जे जी नॉट टी और जे सी एल बन जाएगा जो, तो ये जे भी कट जाएगा जो, तो आपके पास जी नॉट स्केयर जो कि इस केस में जी नॉट टी स्केयर हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी एल जो है। तो ये आपके पास इनपुट इम्पीडेंस आएगी जो है फॉर क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जो है। इसकी हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी की थी, तो यही आपके पास हमने जी निकाल उसको यूज किया था जो। अच्छा, ये तो जनरल आपके पास है इनपुट इम्पीडेंस फॉर एनी क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हुए जो है फ्रॉम द इनपुट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास ये फार्मूला था। अब हमने क्या करना है, हमने मैचिंग करनी है जो। तो मैचिंग का क्या मतलब है जब कि हमने ये जो गैमा इन है जो है इसको जो है जीरो करना है जो, ठीक है। ये तब भी पॉसिबल है जब जेड इन जो है क्या हो, जो जी नॉट के इक्वल हो, ठीक है। ये पॉसिबल ये थी ना आपके पास कंडीशन। तो हम क्या कर रहे हैं फिर मैचिंग के लिए जो है जेड इन जेड नॉट रख रहे हैं जो है, ताकि आपके पास मैचिंग हो सके जो है। तो इस ऊपर इस फार्मूला में जो है ये जो है इसमें जेड इन की जगह आप जी नॉट सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। तो फिर आपके पास क्या आता है जो है, यहाँ पे जेड इन की जगह जी नॉट आ गया जो है। तो इससे आप फिर जी नॉट टी जो है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की जो अननोन इम्पीडेंस थी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो। तो यहाँ से फिर आपके पास आ जाएगा जी नॉट जी एल होल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब क्या है जो है कि अगर आप क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जो है उसकी जो है आप जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है जो है, ये बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है ऑफ अ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर, अगर आप इस तरह रखे हैं जो है, ये सिंपल फार्मूला है कि आपने करना क्या है कि जी नॉट और जी एल जो है दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना है। बहुत सिंपल है जो है। तो आप अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस रख दें इस क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की जो, और लेंथ तो ऑब्वियसली क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है तो ऑब्वियसली λ/4 ही होनी है जो, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दोनों का ज्योमेट्रिक मीन रखते हैं जो। तो इस कंडीशन में फिर आपके पास यहाँ पे जो है जो गैमा इन है जो है वो आपके पास जीरो हो जाएगा, और जेड इन जो है जी नॉट के इक्वल आ जाएगी। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके बैक देख भी सकते हैं जो, क्योंकि जेड इन जो है ये जनरल फार्मूला था आपके पास। अगर जी नॉट टी की जगह ये रकम रखें जो है तो उसका स्केयर करेंगे तो आपके पास जी नॉट जी एल आ जाएगा डिवाइडेड बाई जी एल। तो जी एल कट जाएगा तो जी नॉट ही है। तो ये आपके पास परफेक्ट मैच कंडीशन है। ये फिर इस तरह फिर हम एक लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन length λ/4 and characteristic impedance which is geometric mean of Z naught and ZL जो है वो अगर हम रखें जो है तो फिर हम impedance matching अचीव कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल है फॉर रियल लोड। अच्छा, तो एग्जांपल जो है इसकी ये सिंपल एक एग्जांपल है जो है, लेट्स से अज्यूम करें कि अगर Z naught 50 ओम है और ZL जो है लेट्स से अज्यूम करें कि वो 100 ओम है। तो अगर आपको क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कहा जाए फाइंड करने के लिए जो, तो आपने सिंपली क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है जो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ले लें, 50 और 100 को मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर रूट ले लें, तो 70.71 रखना है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये अगर ZL जो है 100 ओम है जो है और Z नॉट जो है से 50 ओम है जो है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो है, तो आपने यहाँ पे जो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर लगाना है जो L इज इक्वल टू λ/4 उसकी लेंथ होगी जो है, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 70.71 अगर रखेंगे जो है, तो यहाँ पे फिर आपके पास परफेक्ट मैचिंग आ जाएगी। अच्छा सर एक क्वेश्चन है सर। सर अगर हमारा जो लोड है सर उसकी अगर करेक्टर जो इसकी इम्पीडेंस है अगर वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से कम हो सर तो फिर हम क्या करेंगे? फिर भी यही करेंगे जो है, फिर भी फिर यानी सर फिर यानी 25 अगर है जो है देन इजी, यानी आप ये कह रहे हैं मुझे अगर क्वेश्चन समझ आए कि अगर ये 25 वाला से जो है, यस सर। ठीक है, बस सिंपली ये फिर बस इस 100 की जगह 25 पुट कर देंगे, और क्या करना है सर उस वक्त भी ओटी के अंदर चेंज करने से हमारे पास मैचिंग होगी? हाँ हाँ राइट सर। यही
तो मैचिंग तो यानी रियल लोड होना चाहिए, कंडीशन ये है जो है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि वो Z0 से बड़ा या छोटा होना चाहिए, बस लोड रियल होना चाहिए। कम्प्लेक्स होगा ना जो है वो आप देख भी सकते हैं, कम्प्लेक्स इधर कर भी नहीं सकते आप जो है। अगर कम्प्लेक्स लोड हो तो उसका ज्योमेट्री यानी स्क्वायर रूट फिर लेके कोई आपका रियल नंबर नहीं आएगा ना। आपने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस रखनी है एक रियल ट्रांसमिशन लाइन के, रियल वर्ल्ड में कोई कम्प्लेक्स तो आप फिर नहीं रख सकते जो। राइट तो सर। अच्छा, एक कोएक्सियल टी जो है इस कॉमन टी जंक्शन डिवाइडर जो है पावर डिवाइडर के तौर पे यूज होता है जो है। जैसे अगर आपने एक कोएक्सियल इनपुट को, जैसे ये एक इनपुट को दो आउटपुट्स में डिवाइड करना है, जैसे ये आउटपुट 1 कह देते हैं ऐसे, और आउटपुट 2 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास एक कॉमन टी जंक्शन डिवाइडर, इसको हम कह सकते हैं पावर डिवाइडर है। अच्छा, तो इसमें जो है लेट्स से अगर आपसे कहा जाए कि इनपुट रिफ्लेक्शन क्या ये मैश है जो है या नहीं है जो है, ये हम टिपिकली काफी यूज कर रहे होते हैं। जो केबल टीवी है जो है हमारे पास जो है, तो एक कनेक्शन से दो कनेक्शन बनाने के लिए हम टिपिकली जो है होम में यूज कर रहे होते हैं इसको। तो ये जो है अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसका इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट अगर आप देखा जाए जो है, तो क्या ये परफेक्ट मैच कंडीशन है, क्या वाकई ये परफेक्ट सोल्यूशन है जो कि हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो है इसको अगर हम मॉडल करें जो है, तो हमने ये कहा था कि ट्रांसमिशन लाइन को 2 वाइल लाइन के तौर पे मॉडल किया जा सकता है। ये लेट्स से इनपुट जो है ट्रांसमिशन इनपुट जो है इसको मैं मॉडल किया जो है 2 वाइल लाइन से, एक इनर कंडक्टर आउटर कंडक्टर। फिर ये दो हैं जो है आउटपुट्स जो है, एक को लेट्स से मैं कह देता हूँ ये है जो है, ये एक आउटपुट है जो, और सेकंड आउटपुट जो है ये है, ठीक है। तो ये लेट्स से इसको मैं, या इसको सिंपली मैं कह देता हूँ ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। तो ये इनपुट पोर्ट है, ये 1 और ये 2 है जो है, और ये 3 है जो है इस केस में। तो हमने उसको मॉडल कर लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जो है लेट्स से हम अज्यूम करते हैं जो है वो कॉमन जो है Z0 इज इक्वल टू 50 ओम है जो है, और ये 50 ओम है लेट्स से, और ये भी 50 है। तो अब हमने इस क्वेश्चन को आंसर करना है कि इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है वो क्या है जो है, क्या वो मैच्ड है जो है। अब अगर आपने इनपुट पे जो है, जैसे अगर आपने दो कनेक्शन, एक इनपुट से दो कनेक्शन ले लिए जो है, और कॉमनली जैसे जन बाजार से बाई करके ये कोएक्सियल टी लगाई है जो है, तो क्या आपके पास मैचिंग जो है होगी कि नहीं जो है। अच्छा, उसके लिए जो है सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है जेड इन फाइंड करनी पड़ेगी, यानी ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट पे ये जो है पूरी चीज है जो है, ये पूरी चीज है, ये उसके लिए एज अ लोड के तौर पे एक्ट करेगा। तो कैसे करेंगे, इससे बनाते हैं हम, ये पूरी चीज जो है, ये जो है यानी इनपुट ट्रांसमिशन लाइन के रिस्पेक्ट से जो है ये पूरी चीज एक लोड है जो है ना। तो ये दोनों फिर आप जो है ये सीरीज में है कि पैरेलल में है जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल में है क्योंकि वोल्टेज सेम है उसके अक्रॉस, करंट तो डिवाइड हो रहा है। अच्छा, तो आपके पास जो है जब पैरेलल में होती है आपके पास जो है, लेट्स से अज्यूम करें कि ये आपके पास जो है फॉर आर्गुमेंट से एक जो है कि आपने लोड भी जब लगाएंगे वो भी 50 ओम ही है जो है। तो लेट्स से यहाँ पे हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लोड जो है यहाँ पे 50 ओम ही है जो। अच्छा, यहाँ से आप मुझे बताएं कि अगर ये दोनों पैरेलल में है और तो यहाँ पे इनपुट इंपीडेंस क्या नजर आएगी? 50 सर। दो पैरेलल में 50 हो तो 50 नजर आती है जो। सर ये नेट जो एक साइड के ऊपर पूरी ब्रांच की हो रही है वो 100 है ना सर, और दूसरी तरफ भी 100 है। 25 आएगी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी ट्रांसमिशन लाइन थ्योरी पे से डील कर रहे हैं जो है, तो आपको प्लस से कैसे करूँगा सर, हम लोड को काउंट नहीं करेंगे सर? ये आपका मैच लोड है ना, जब मैच लोड होता है तो आपके पास जीन क्या होती है जो है, आपके पास जो है 50 ओम और 50, ये आपने ऐड तो नहीं करना, कोई सर्किट थ्योरी तो नहीं पढ़ रहे, आपका ये मैच लोड कंडीशन है। Z0 भी 50 है, ZL भी 50 है जो, उस वक्त जीन क्या आती है जो, तो जो फार्मूला था जो है ये जो है लेट्स से इसको रेस करता हूँ मैं, जो ये फार्मूला है ना जनरल इनपुट इम्पीडेंस का जो है, अगर मैं कह रहा हूँ कि Z0 जो है और ZL जो है दोनों बराबर हैं जो है, ठीक है जो है, तो लेट्स से ये भी ZL है जो है, ठीक है, और दोनों तो फिर ये दोनों चीजें कट जाती है ना, फिर आपका Z0 ही आ जाती है जो है इनपुट इम्पीडेंस जो है। तो आपके पास मैच लोड कंडीशन है जो है, तो यहाँ से देखते हुए जो है आपके पास जो है यहाँ से 50 ओम नजर आएगा जो है, और अगर आपने इधर से देखेंगे जो, तो यहाँ से 50 ओम नजर आएगा जो, और दोनों का फिर पैरेलल जो है आपके पास फिर 25 हो जाएगा।
ये ट्रांसमिशन लाइन इस तरह बिहेव कर रही है कि से बड़ा करते हैं कि ये इनपुट अगर ट्रांसमिशन लाइन थी आपके पास, ये 1 वाली जो है, जो जिसको हम इनपुट 1 कह रहे हैं, जो तो उसके आउटपुट पे दोनों का पैरेलल होके जो है एक लोड जो आ जाएगा, जो है ये पूरा रेड बॉक्स जो है ये आपके पास एक 25 ओम आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट उसकी इंपीडेंस है, और ये आपके पास 50 ओम थी। अब उस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं कि इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है। इनपुट रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जो है, ऑब्वियसली आप देख भी सकते हैं कि ये मैच नहीं है कंडीशन में, 50 और 25 लोड लगाए हुए आपने। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे गैमा एल फाइंड करेंगे जो है जेड एल माइनस जेड नॉट, तो जेड एल जो है 25 है इस केस में, तो 25 माइनस 50 और 25 प्लस 50, और इसका मतलब है कि यहाँ से गैमा एल जो है इधर से इससे कैलकुलेट करें जो है, तो ये कितना आता है कि -25 और 75, 25 1/3 प्रॉब्ली आएगा -0.333। इसका मतलब है कि इसका जो स्केयर है जो है, इतनी पावर जो है वापी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कि एमएल स्केयर जो है हमने कहा था उससे पावर प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जो आम टिपिकल जो आपको मिलती हैं जो बाजार में जो है, वो मैच नहीं होती टी जंक्शन जो है, उसमें कुछ रिफ्लेक्शन होगी जो है, ये कंप्रोमाइज है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंप्लिसिटी इसके प्लस पॉइंट है, लेकिन रिफ्लेक्शन इसका जो हाई फ्रिक्वेंसी पे जो है इसके जो है फिर उसकी वजह से फिर पावर डिवाइड होगी जो है। ये नहीं होगा कि आपकी जो भी इनपुट पावर है जो इन जनरल तो हाफ तो वैसे ही डिवाइड होनी थी जो, ठीक है, जो आपके पास जो पावर है जो है आपके पास जो है वैसे ही अगर इक्वल होता है ना तो हाफ होनी थी, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से हाफ भी नहीं पहुंचेगी, तो आपके पास जो और कम हो जाएगी। तो इस क्या कुछ बता सकता है इसको सर्कमवेंट कैसे किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है फिर जो है? ये अगर हम खुद से अगर ये तो बनी बनाई है ना, अगर आप तो मैं खुद कह दूं कि एक ऐसा टी जंक्शन डिवाइडर डिजाइन कर दें मुझे जो कि जिसमें ये प्रॉब्लम ना हो जाए, ये रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। सर जीओटी हमारी एडजस्टेबल हो अगर? तो आपने बेसिकली जो है एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर मैचिंग कंडीशन जो आज पड़ी है जो है वो यूज करनी है फिर जो है ना। तो आपने करना क्या है जो है, अभी तो कुछ है ही नहीं ना जो है, एडजस्टेबल कुछ भी नहीं है बीच में, आप कुछ लगाएंगे तो एडजस्टेबल होगा ना जो। तो आपने फिर जो है एडजस्टेबल भी नहीं, आपको फिक्स आपने डिजाइन करना है उसको जो आपने, जैसे मैं कहता हूँ कि ये आपने एक लोड था हमारा, हमें लोड तो फिक्स था जो है 25 ओम था, ठीक है। तो हमने करना क्या है जो है कि लोड और इस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बीच में जो है जिस फ्रिक्वेंसी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं जो है, हम एक लेंथ लगाएंगे जो है λ/4 की जो है क्वार्टर ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे फिर जो है हम एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस रखेंगे जो है 50 टाइम 25 होल स्क्वायर। ये अगर रखेंगे तो फिर आपके पास जो है आपके पास कोई यहाँ पे जो है गैमा इन जो है, फिर आपके पास जो है गैमा इन 0 हो जाएगा, आपकी परफेक्ट मैचिंग हो जाएगी। ये जो आज टेक्निक हम पढ़ी है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फिर। अच्छा नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल है जो इसको भी देख लेते हैं जो। अच्छा यहाँ पे जैसे जो है हमने स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालनी है इनपुट लाइन पे जो है, तो उसको कैसे किया जा सकता है जो, ये अगेन मैंने 2 वायर लाइन के बजाय ना सिंपलिसिटी के लिए जो है इन जनरल ट्रांसमिशन लाइन को ना 2 वायर लाइन से ये रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कई दफा सिंपलिसिटी के लिए सिंगल लाइन भी कंसिडर कर ली जाती है, या जूम किया जाता है कि दूसरा रिटर्न पाथ जो है वो आपके पास जो है, यानी वो ड्रा नहीं किया जाता, वो पता होता है कि वो ऑब्वियसली है ग्राउंड प्लेन कुछ होगा जो। अच्छा तो क्या होगा इसमें से आपने स्टैंडिंग वेव रेशियो निकालनी है जो है, उसके लिए पहले आपको स्टैंडिंग वेव रेशियो अगर आपको याद हो जो है वो जो है एस से हम डिनोट करते थे, वो 1 प्लस गैमा एल मैग्नीट्यूड और 1 माइनस गैमा एल मैग्नीट्यूड था। गैमा एल मैग्नीट्यूड चाहिए हमें सबसे पहले। गैमा एल मैग्नीट्यूड के लिए पहले जो है ये सारी जो चीज़ है जो है जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया है हमने, ये होल थिंग जो है इसको हम एज अ लोड जो है इसको हम रिप्लेस करते हैं जो पहले जो, ठीक है, एक सिंगल लोड से जो। उसको करने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं कि जैसे यहाँ से देखते हुए जो है जैसे Z in 1 निकाल लें जो, और यहाँ से देखते हुए जो है Z in 2 निकाल लें जो, ठीक है, और बाद में जो है वो दोनों पैरेलल हो जाएंगी। Z in 1 क्या होगा जो, कोई बता सकता है जो, जैसे Z0 कंसिडर कर लें हम 50 ओम है जो, अगर कुछ ना गिवन हो तो ये अजम्पशन लिया करें 50 ओम। अच्छा क्या होगी Z in 1, कोई बता सकता है क्या होगी? 50 50 तो नहीं होगी जो है, यहाँ तो मैच कंडीशन तो नहीं है, ये 50 और लोड जो है 100 है जो,
वो मैच कंडीशन थी, तो फिर यानी हर चीज में एक ही प्रॉब्लम वाला सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा, आपको सोच समझ के जो है लॉजिकली सोचना पड़ेगा, फिर कुछ काम बनेगा। यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस जो है आपके पास जी नॉट स्केयर जो है, जो कि 50 स्केयर डिवाइडेड बाई दिस 100 है, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कितना बन जाएगा, 50 स्केयर कितना होता है 2500 डिवाइड बाई 100 तो 25 है। यहाँ पे भी चूंकि सेम कंडीशन है जो है, तो आपके पास जी नॉट स्केयर ओवर 100 आएगा, तो ये भी 25 ओम आ जाएगी। और चूंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो जेड इन जो है आपके पास जो है, जो इनपुट इम्पीडेंस है, ये जो इनपुट इम्पीडेंस है दोनों को देखते हुए जो है, जेड इन जो है इट शुड बी जेड इन 1 पैरेलल विद जेड इन 2, वो आपके पास 12.25 ओम आ जाएगा। और इधर से फिर जो है वंस आपको लेट्स से जेड इन पता है जो है, ये आपका एज ए लोड एक्ट करेगा जो है, तो आप इसको इस तरह भी जो है फिर बना सकते हैं जो, या ये जी नॉट है जो है आपके पास 50 ओम, और जो है ये बाकी सारी चीज जो है, ये सारी चीज जो है रिप्लेस हो जाएगी जो है आपके 12.25 ओम, ठीक है। तो ये आपके पास इस केस में जो है फिर आप यानी यहाँ पे गैमा, इसको अगर आप लोड कंसिडर कर लें, जैसे ये जी एल है जो, तो ये फिर उसके करस्पॉन्डिंग गैमा एल निकल आएगा जो, तो गैमा एल जो है सिंपली निकाल लें, वो जेड एल माइनस जेड नॉट ओवर जेड एल प्लस जेड नॉट, इससे आपका गैमा एल निकल आएगा जो, और उसके मैग्नीट्यूड को आपने यूज करना है जो है, फिर यहाँ पे स्टैंडिंग वेव रेशियो निकल आएगी। तो इस तरह फिर जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम कर ली है जो है, ये प्रॉब्लम जो है एज अ होमवर्क जो है आप इसको ट्राई करें जो है। तो आपके पास दो लोड है जो है, आपने इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करनी है इस जगह पे जो है, ठीक है। 3 क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है जो है, ये आपके पास चैप्टर एंड प्रॉब्लम है आपकी बुक का जो है। तो आप इसको ट्राई करें सेम जो है, जैसे पहले इधर इनपुट इम्पीडेंस निकाल लें, पहले अलग-अलग आप इनको पैरेलल कर लें, फिर एक और दफा इससे ट्रांसफॉर्म करके यहाँ आ जाएगी। अच्छा, ट्रांसमिशन लाइन और प्लेन वेव में यानी मैंने कहा था कि एक एनालॉजी एग्जिस्ट करती है, तो आपके पास अगर लेट्स से दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है जो है, तो आपके पास अगर एक इंसिडेंट वेव आ रही है जो है, तो कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता था, ठीक है। सेम कंडीशन जो है हमने कहा ट्रांसमिशन लाइन में भी ऐसे ही होता है। अगर आपके पास दो ट्रांसमिशन लाइन है जो है, ट्रांसमिशन लाइन 1 और ट्रांसमिशन लाइन 2, तो अगर आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जी नॉट 1 है, इसकी जी नॉट 2 है जो, जैसे यहाँ पे ईटा 1 और ईटा 2 थी, तो यहाँ पे आपके पास अगेन एक इंसिडेंट वेव आएगी जो है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा और कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्ट होगा। ये ट्रांसमिशन लाइन जो है इसको एज अ लोड भी कंसिडर कर सकते हैं आप। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एनालॉजी एग्जिस्ट करती है जो है, जो हम पहले भी बात करते रहे हैं कि गैमा जो है इस केस में जी नॉट 2 माइनस जी नॉट 1 और जी नॉट 2 प्लस जी 1 हमने डिफाइन कर सकते हैं। और इस केस में इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जो है, यानी इस केस में कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंसेस जो रोल प्ले कर रही हैं, वो इस केस में इंट्रिंसिक इम्पीडेंस वही रोल प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे ईटा 2 माइनस ईटा 1 और ईटा 2 प्लस ईटा 1 कह सकते हैं। तो 1 to 1 एनालॉजी एग्जिस्ट करती है। और स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है हमने कहा था कि वोल्ट जो एनवलप ऑफ स्टैंडिंग वेव बनता है जो पिछले लेक्चर में मैंने काफी उस पर एम्फसाइज किया जो है कि वो जो है उसका मैक्सिमा और जो मिनिमा जो है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा मिनिमा होगा, और इस केस में जैसे वोल्टेज या करंट का मैक्सिमा या मिनिमा होगा जो है, वो जो है आपके पास 1 प्लस गैमा, जब गैमा पता होता है 1 प्लस गैमा मैग्नीट्यूड और 1 माइनस गैमा मैग्नीट्यूड, ये बेसिकली मैक्सिमा होता है और ये मिनिमा होता है, आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अच्छा, तो जो मैचिंग की कंडीशन है जो है, वो आपके पास दोनों में जो है वो ये है फिर आपके पास कि ईटा 1 इज इक्वल टू ईटा 2 जो है, या तब आपके पास जो है, या इस केस में जी नॉट 1 इक्वल टू जी नॉट 2 जो है, इसका मतलब है कि सेम मीडिया है आपके पास 1 और 2 जो है, तो इस केस में गैमा 0 आता है और स्टैंडिंग वेव रेशियो 1 होती है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट के केस में हमने ट्रांसमिशन लाइन में देखा था जो है कि आपके पास जो है उस वक्त जो है आपके पास गैमा -1 आता है, ठीक है जो, और इस केस में वो इक्विवेलेंट है शॉर्ट सर्किट लोड में जी एल जो है आपके पास अगर याद करें तो 0 होता था, ठीक है, लोड इम्पीडेंस जो है, तो ये करस्पॉन्ड करेगा ईटा 2 के केस में ईटा 2 0 है जो, तो कि यहाँ पे शो किया गया, तो उसमें गैमा जो है फुल रिफ्लेक्शन का केस है जो है, और स्टैंडिंग वेव इन्फिनिटी होती है जो है, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लगाना ट्रांसमिशन लाइन में वो इक्विवेलेंट है जो है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है कंसिडर किया था, ठीक है। हमने एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर का केस लिया था, एक मेटल ली थी यहाँ पे और फुल वेव रिफ्लेक्शन होती थी,
ये केस और शॉर्ट सर्किट केस, उसमें 1 to 1 एनालॉजी एग्जिस्ट करती है। उधर भी गैमा -1 होता है, इस केस में भी गैमा -1 होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग केस बनता है ओपन सर्किट का केस पे। ओपन सर्किट केस में हमने कहा था कि ZL जो है इन्फिनिटी होती है, एज इफ हम ओपन सर्किट कर दें, कुछ कनेक्ट ना करें। इसकी एनालॉजी यहाँ पे फिर क्या होगी, प्लेन वेव में जो उसकी एनालॉजी फिर लोगों ने बनाई है कि अगर यहाँ पे परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर से था, शॉर्ट सर्किट को रिप्रेजेंट करता था, हम एक डिफाइन कर सकते हैं परफेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर जो कि ओपन सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा 1 to 1 एनालॉजी। परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर में क्या होता है, टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और उसी करस्पॉन्डिंग जो पर PMC या परफेक्ट मैग्नेटिक कंडक्टर होता है, उसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो ये उसका एक क्या जो है उसका काउंटर पार्ट है जो। अच्छा, कपल ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं जो ये क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर और आज जो कंसेप्ट ट्रांसमिशन लाइन के पढ़े हमने जो है। अच्छा, एंटीनास में जो है आपने हम देखा होगा कि रेडोम यूज करते हैं, ठीक है। रेडोम जो है, जैसे आप देखेंगे ये रेडोम है जो है यहाँ पे जो, ठीक है, ये जो आपके पास एक इसको कवर किया गया जो है इसका मेन, और यहाँ पे ये रेडोम है जो है इस तरह जो। इस रेडोम का पर्पस क्या होता है जो है कि इन्वायरमेंट से, जैसे बारिश से जो है, और जो एनवायरनमेंट से जो है उसको प्रोटेक्ट करना है जो है एंटीना को, और जो पीछे माइक्रोवेव सिस्टम है यहाँ पे ये रेडोम है आपके पास जो है। अब आप टावर देखें तो उसमें ये दोनों तरह के एंटीनाज आपको नजर आते हैं। ये आपके पास अरे टाइप का एंटीना है, ये रिफ्लेक्टर टाइप है, उनमें ये रेडोम जो है आप देख सकते हैं। इसी तरह जो अगर आप जैसे किसी एयरक्राफ्ट का जो है, फाइटर एयरक्राफ्ट का जैसे ये इसका रेडोम देखें, ये बेसिकली एक एलिप्टिकल शेप का जो है इस फॉर्म में होता है। ये आप आगे से ओपन हो जाता है और ये एंटीना जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये रडार का एंटीना होता है जो आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट, उसके बिल्कुल फ्रंट पे जो है वहाँ पे एक रडार लगा होता है, उसका ये एंटीना होता है, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है जो है फिर जो है रेडोम की मदद से। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को जो है रेडोम को डिजाइन कैसे कर सकते हैं जो है, तो ये एग्जांपल हम देखते हैं कि रडार का रेडोम लेसे अगर हमने डिजाइन करना हो जो, तो लेसे आपने कोई मटेरियल लिया होगा ऑब्वियसली जो है, तो मटेरियल लेंगे तो उसका कोई एप्सिलॉन आर होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक आर्स होगा, टिपिकली कोई प्लास्टिक होता है जो है इस तरह की। और शेप जो है लेसे आपने कौन शेप, जैसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट का आप बना रहे हैं जो है, तो आपकी कौन शेप टाइप की उसकी शेप है जो है, इसको हम ये मॉडल कर रहे हैं। और एप्सिलॉन आर जो है वो लेसे हमें पता है, नोन है जो है, ठीक है। जिस जो मटेरियल हमने यूज किया हुआ है जो है उसका हमें मटेरियल वो पता है कि कौन सा मटेरियल है वो, टिपिकली ABS या उस तरह के मटेरियल यूज किया जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक रेडार को है जो है उसका एंटीना जो है, और उसको हमने रेडोम डिजाइन करना है। हमारा जो डिजाइन प्रॉब्लम है हमने ये डिफाइन करनी है कि कितनी थिकनेस रखें, क्या आर्बिट्ररी रखने जो है और लेकिन कंडीशन है जो है कि रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब इसलिए अगर रिफ्लेक्शन होगी जो है तो फिर तो जो है पावर जो है फुली ट्रांसमिट नहीं होगी। हम चाहते हैं कि सारी की सारी पावर जो है जो रडार से आ रही है जो है वो सारी ट्रांसमिट हो। अच्छा, इस प्रॉब्लम को करने के लिए जो है अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं जो है, तो हमारे पास जो है लेफ्ट साइड पे ये जो है एयर है जो है रेडोम के जो है, और राइट हैंड साइड पे भी एयर है जो है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंसिडेंट वेव उसको मीडियम 1 हम एयर कह देते हैं जो, और मीडियम 3 जो है, जैसे इसको मीडियम 1 कहते हैं, इसको मीडियम 2 कहते हैं, और इसको मीडियम 3 कहते हैं। तो 1 और 3 तो एयर है जो है सिंपली जो आपके पास वो ईटा नॉट है जो है उस इनके इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है। और ये रेडोम जो है उसका जो है आपके पास कोई इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा आर हम कह देते हैं, ठीक है। ईटा जो है अगर आपको याद हो वो ईटा नॉट और एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट होती है जो, ठीक है, ये ईटा 2 हम क्या देते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये उसका एक इक्विवेलेंट सर्किट मैंने मॉडल बना लिया। अच्छा, अब इसकी हमने कहा ट्रांसमिशन लाइन एनालॉजी हम बनाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में अगर एनालॉजी बनाएंगे तो हमने कहा था कि इसको कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है ये जो मीडियम 1 है आपके पास है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक कैरेक्टरिस्टिक, एक ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जी नॉट इज 1 इज इक्वल टू ईटा नॉट। और ये राइट हैंड साइड पे जो है आपके पास जो है इसको हम जी0 इज इक्वल टू ईटा 2 या ईटा आर कहते हैं जो है, ऐसे ईटा 2 ही कह देते हैं। और ये जो है आपके पास जो है ये पूरी चीज जो है इसको एज अ लोड हम इधर कंसिडर किया हुआ है, ZL इज इक्वल टू ईटा नॉट। इसकी यानी इक्विवेलेंट सर्किट है, ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब अगर हमने ये ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट बना दिया जाए, अब हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि रेडोम की थिकनेस क्या होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या होगी रेडोम की, हम चाहते क्या है जो है कि यहाँ से क्या नजर आए जो है जेड इन, गैमा L 0 जेड इन क्या चाहते हैं हम जो है
रिफ्लेक्शन तो अगर 0 हो तो कैसे होगी जो है, या जेड इन क्या होगा, जेड एल के इक्वल होगा ना जो है, ठीक है। आपके पास जो है यानी आपके पास ईटा नॉट के इक्वल होना चाहिए जो है ना, ईटा नॉट के इक्वल अगर हो जाए जो है लेट्स से, तो फिर क्या होगा, दोनों मीडियम एक जैसे बन जाएंगे ना फिर जो है, एज इफ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता जो, तो फिर आपके पास ये मैच कंडीशन है, उसको ऐसे ही लगेगा कि वेव को जो है यहाँ से जो आ रही है जो है, अगर यहाँ से उसको जेड इन जो है ईटा नॉट के इक्वल नजर आए। अच्छा ये फिर अब कैसे नजर आ सकती है ईटा नॉट के इक्वल जो है, सर वही ZOT के थ्रू उसकी थिकनेस चेंज करके। ZOT की थिकनेस चेंज करके जो है, नहीं ये वो प्रॉब्लम नहीं है जो आपने पिछले जो कंसेप्ट है जो आप पढ़ते नहीं है ना जाके, तो उस वजह से फिर प्रॉब्लम आती है। अब इसका एक सिंपल हल है, ये तो एक इंट्यूटिव सा क्वेश्चन था जो है, ये उसके क्वार्टर ट्रांसफॉर्मर से ताल्लुक नहीं है जो है। हमने कहा था कि ट्रांसमिशन लाइन पीरियोडिक होती है जो है, अगर मैं ये लेंथ डी जो है λ/2 रख दूं जो है, सिंपल जो है, तो चूंकि पीरियोडिक होती हैं तो फिर इसका रोल खत्म हो जाएगा जो है, तो सिंपली आपका जो भी इम्पीडेंस है यहाँ पे वही एज ए यहाँ पे अपीयर हो जाएगी जो है, और बस जो है ये डिजाइन प्रॉब्लम अपने करना है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो है आपके सिंपल जो है कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर डी जो है λ/2 रख लें, तो क्योंकि पीरियोडिसिटी एग्जिस्ट करती है जो है, तो अच्छा तो अगर आपने डी निकालना हो जो है एग्जैक्ट जो है, तो इसका मतलब क्या है, इन जनरल आप जी n λ/2 रख सकते हैं जो, लेकिन अगर आप मिनिमम आपसे पूछा जाए ना कि मिनिमम थिकनेस कितनी रख सकते हैं, तो n1 रख लें जो, तो λ/2 रख सकते हैं जो, और उसकी वैल्यू निकालनी हो एग्जैक्ट जो है, तो आपको अगर लैम्डा नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन पता है जो है, जैसे आपको एफ नॉट पता है, जैसे 10 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट हो रहा है जो, उससे लैम्डा नॉट निकल आएगा जो करस्पॉन्डिंग जो, तो आप लैम्डा नॉट अगर आपको पता है जो है, तो आपने करना क्या है, तो उसको एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट से डिवाइड करना है। ये गाइडेड वेवलेंथ है, ठीक है, गाइडेड वेवलेंथ डिवाइडेड बाय 2, ये वो वेव है जो इसमें ट्रेवल कर रही है जो, ये अगर आप थिकनेस रखेंगे कैलकुलेट करके लैम्डा नॉट बाई 2 और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट, तो तब आपका जो है कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो इस तरह आप जो है एक रडार का रेडोम डिजाइन कर सकते हैं। आज की जो लास्ट प्रॉब्लम है जो है, वो हम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डिजाइन करना चाहते हैं। ये आपके पास जो है टिपिकल जो है आपके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जब बनाते हैं जो है, उसमें जो है इस तरह ये एप्लीकेशन उस केस के लिए जो है, तो आप चाहते होते हैं कि जो जैसे एक रडार है जो है आपके पास जो है यहाँ पे जो, और यहाँ पे जैसे कोई एयरक्राफ्ट है जो है, जहाँ से जो वेव जा रही है जो है वो वापस ना आए जो है, सारी की सारी वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाए। एंड तो हमने कोई उस तरह की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करनी है इस पे से एयरक्राफ्ट पे। अच्छा तो इस प्रॉब्लम में जो है लेट्स से फॉर सिंपलिसिटी जो है मैंने यहाँ पे ग्लास अज्यूम किया जो, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक कोटिंग करनी है जो है ईटा 2 जो है, इसको ईटा 3 मैं कह रहा हूँ, और ये कोटिंग हम इस पे करें सच दैट जो है कि एयर जो है आपके पास जो है, यहाँ पे एयर है जो है, इधर से कोई वेव आ रही होगी जो, इन जनरल अगर लेट्स ये कोटिंग ना होती तो कुछ पार्ट, क्योंकि ईटा नॉट इज नॉट इक्वल टू ईटा 3 जो है, तो आपके पास कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है कुछ रिफ्लेक्ट होता है जो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो हमने उसके लिए फिर हमने ये सोचा है कि कोई कोटिंग करते हैं इस पे जो, ठीक है, लेट्स एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हम कह रहे हैं, या ऑब्जर्विंग मटेरियल लगा दें। उसके लिए जो है आपको एज अ डिजाइन इंजीनियर जो है हमें ये चाहिए कि लेट्स से ये थिकनेस कितनी रखें हम जो है, ठीक है, कोटिंग जो है, जैसे अगर हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है इस केस में भी एप्सिलॉन नॉट जो है, हमें ये डिजाइन करना है कि डी कितना रखें। अच्छा पहला क्वेश्चन, तो इसका ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं अगेन जो है कि ईटा 3 जो है इसको एज अ लोड कंसीडर कर लेंगे। ये जो है आपके पास ईटा 2 है जो है, इसको एक और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ZO2 ले लें, और ईटा नॉट जो है इसको एक और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लें, ये उसका ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट है। अच्छा अब हमने ये डी फाइंड करना है जो है, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रीवियस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था जिसमें हमने λ/2 रखा था यहाँ पे, टी इज इक्वल टू λ/2, क्या ये एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि नहीं, जरा सोच के बताएं मुझे जो है। अगर रख दें ऐसे तो क्या होगा जो है, यहाँ पे फिर जेड इन क्या नजर आएगी जो है, ये बताएं चले, ईटा 3 नजर आएगी जो है, क्या हम ये चाह रहे हैं कि ईटा 3 नजर आए जो, अगर ईटा 3 नजर आएगी ईटा नॉट को, तो फिर तो फुल्ली रिफ्लेक्ट, फिर तो रिफ्लेक्शन होगी जो है, तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन नहीं है पॉसिबल, ये तो जो है गलत है सोल्यूशन, क्योंकि अगर ये रखते हैं ये तो ईटा 3 यहाँ ट्रांसलेट हो जाता है जो,
और ईटा नॉट को ईटा 3 से करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन आएगी जो है, जो कि आप निकाल सकते हैं जो ईटा 3 माइनस ईटा नॉट ओवर ईटा 3 प्लस ईटा नॉट से। ये तो अनडिजायर्ड है जो है, तो मतलब ये सोल्यूशन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता जो। फिर क्या करें जो लैम्डा बाय 4 कर दे सर। ठीक है, यहाँ पे आप क्वार्टर वेव मैचिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डिपेंडिंग आप प्रॉब्लम जो है आपने स्पेसिफिकली सोच के देखना है कि क्या किस जगह क्या जरूरत है जो। यहाँ पे अगर आप लैम्डा बाई 4 का जो है क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो है, उसकी लेंथ जो है अगर आप जिस फ्रिक्वेंसी पे करना चाहते हैं वो लेंथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जो। और लैम्डा अगेन जो है ये गाइडेड वेव लेंथ है बाय द वे, ठीक है, फ्री स्पेस वाली नहीं है जो। अच्छा, तो ये जो है ये आपको इसको डी कह, अच्छा इन्होंने डी का हुआ है तो हम भी डी कह देते हैं एल की बजाय। डी लैम्डा बाई 4 रखना है आपने जो, तो ये हमें पता लगा है कि डी जो है हमने लैम्डा बाई 4 रखना है जो है, और ये गाइडेड वेवलेंथ है तो इसका मतलब है ये लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर होल स्क्वायर रूट होगा। एप्सिलॉन आर जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कोटिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी उसकी थिकनेस होगी जो है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने चूज करना है एप्सिलॉन आर 2, वो कैसे चूज करेंगे जो है, वो भी आर्बिट्रेरी जो है आप नहीं रख सकते जो है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ईटा 2 जो है यहाँ पे जो है वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए ईटा 3 और ईटा नॉट का जो है, ईटा 3 और ईटा नॉट का ज्योमेट्रिक मीन। और अगर आपको याद हो जो है कि ईटा 2 जो है ईटा आर जो है अगर मुझे सही याद है तो ईटा 2 इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट जो है। तो अगर उस एनालॉजी से अगर मैं इस पे जाऊं जो है तो इस पे क्या होना चाहिए जो है, ये चीज मुझे लगता है ये हमने पहले देखी थी, आप इसको वेरीफाई कर लें जो है ना कि ईटा जो है नहीं, ये बल्कि इस तरह तो नहीं होगा जो है, ये बल्कि ये होना चाहिए ना ईटा नॉट बाई है ना ये चीज एप्सिलॉन आर 2 होना चाहिए। ये अब मेरे ख्याल में ठीक है जो है। इधर से जो है आप इसमें सब्स्टिट्यूट करें, से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो है सबकी जो है, तो ईटा नॉट तो कैंसिल हो जाएगा जो है, ठीक है। और एंड रिजल्ट जो है आपके पास जो आएगा जो है वो एप्सिलॉन आर 2 जो है वो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन आर 1 जो है जैसे ये इसके करस्पॉन्डिंग है जो, और एप्सिलॉन आर 3 जो है होल स्क्वायर रूट है। तो इस तरह फिर आप जो है यानी उसका ये भी निकाल सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए। इसको जरा वेरीफाई कर लें जो है, ये जो है कि ये फार्मूला वैलिड है कि नहीं जो है। ये चीजें ये सब्स्टिट्यूट करके बैक जो है इसमें जो है ईटा नॉट बाई यहाँ पे या एप्सिलॉन इधर तो ईटा नॉट ही आ जाएगा ना, वैसे करके देख लेते हैं इसको जो है ईटा नॉट आ जाएगा सिंपली इस केस में जो है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर 1 हो जाएगा ना जो है, ये तो एयर है जो है। अच्छा इनटू हम देखते हैं जो है ये चीज जो है एप्सिलॉन आर 3 क्या बनेगा जो है, ये ईटा नॉट बाई एप्सिलॉन आर 3 स्क्वायर रूट बनना है जो इसमें, और होल स्क्वायर रूट को यहाँ भी था, और यहाँ पे ईटा 2 क्या था, ईटा 2 हाँ ये जो है ये आपके पास ईटा नॉट आवर एप्सिलॉन आर 2 स्क्वायर रूट है जो है। यहाँ पे ईटा नॉट तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आवर एप्सिलॉन आर 2 स्क्वायर रूट जो बनेगा 1 आवर एप्सिलॉन आर 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट। अच्छा दोनों तरफ कोई स्केल ले लें तो मेरे ख्याल में सिंपली जो है ना इसकी बजाय ये सिंपली ये बन रहा है जो है मेरे ख्याल में कि एप्सिलॉन आर 2 शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर 3 स्क्वायर रूट, ये मेरे ख्याल में आंसर है। ठीक है, एप्सिलॉन आर 2 शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन आर 3 स्क्वायर रूट। तो एप्सिलॉन आर 3 अगर आप पता है जो कि एक क्लास है जो है इस केस में जो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप फाइंड करें जो है, और यानी वो तो कॉमनली नोन होता है इसलिए जो उसका स्क्वायर रूट लेके जो है वो वैल्यू आपने रखनी है जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इस जगह पे कोटिंग मटेरियल के लिए, और उसकी थिकनेस आप जो है इस तरह कैलकुलेट करेंगे जो है लैम्डा नॉट और 4 एप्सिलॉन आर जो कि एप्सिलॉन आर 2 ही है इस केस में जो है, उससे आप कैलकुलेट करेंगे जो है, तो ये थिकनेस रखें और जो है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखें, तो फिर आपका जो है आपके एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो है आपका ये तौर पे एक्ट करेगी। तो इसके साथ जो है फिर आज के लेक्चर का जो है फिर खत्म होता है। मैं इसमें जो है मैंने कुछ कोशिश की है कि कुछ एग्जांपल जो है जो प्लेन वेव से हम कर सकते हैं जो है, जैसे रेडोम की एग्जांपल है या एंटी रिफ्लेक्टिव एग्जांपल है जो उनको भी डिस्कस कर लूँ जो है।